हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3+ आयन, यानी टाइटेनियम हेक्सा एक्वो 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2-4s2, ठीक है, सब जानते हैं। और टाइटेनियम 3 आयन के डी कक्षकों में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि टाइटेनियम इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इस आयन का जलीय विलयन लाल बैंगनी रंग का होता है। इस संबंध में और अधिक सही सूचना इस विलयन के अवशोषण स्पेक्ट्रम से हमको मिल सकती है, जिससे ये पता चलता है कि इस लाल बैंगनी रंग की जो उत्पत्ति है आपतित श्वेत प्रकाश के 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में हरे तथा पीले भाग के अवशोषण से होती है। ठीक है, कौन सी लाइट को अवशोषित करता है? ग्रीन और येलो। इसकी व्याख्या यह मानकर आसानी से कर सकते हैं कि जलीय विलयन में टाइटेनियम 3+ आयन पृथक रहने की अपेक्षा अष्टफलकीय जल योजित आयन के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुसार H2O अणुओं द्वारा निर्मित अष्टफलकीय क्षेत्र में टाइटेनियम 3 आयन के 5 संभ्रंश डी कक्षकों का विभाजन 2 समूहों में हो जाता है, जिसमें से 3 कक्षकों का संभ्रंश समूह निम्नतर ऊर्जा का तथा शेष 2 कक्षकों का संभ्रंश समूह उच्चतर ऊर्जा का होता है। ये समूह क्रमशः T2G तथा EG सममिति प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन दोनों समूहों के मध्य की दूरी डेल्टा O द्वारा प्रदर्शित की जाती है। टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का एकमात्र इलेक्ट्रॉन स्वाभाविक तौर पर T2G कक्षकों में स्थान ग्रहण करेगा तथा यह इलेक्ट्रॉन डेल्टा O ऊर्जा का अवशोषण करके EG कक्षकों में प्रोन्नत हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स का टाइटेनियम 3+ का एक इलेक्ट्रॉन जो है T2G में उपस्थित है, लेकिन ये डेल्टा O ऊर्जा का अवशोषण करके T2G से EG कक्षक में प्रोन्नत हो गया है। विलयन का रंग किस पर निर्भर करेगा? इस डेल्टा O के मान पर निर्भर करेगा, जो अवशोषण स्पेक्ट्रम के माध्यम से स्पेक्ट्रमी अध्ययन द्वारा आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अवशोषित विकिरणों की जो आवृत्ति है ये और मोलर अवशोषण के मध्य खींचा गया आरेख ही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? फिर हम रिपीट कर रहे हैं, अवशोषित विकिरणों की आवृत्ति तथा मोलर अवशोषण के मध्य खींचा गया आरेख अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण T2G E से EG0 से T2G0 EG1, ठीक है, ये यहाँ पे दर्शाया गया बहुत अच्छी तरीके से। परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला अवशोषण बैंड हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन के दृश्य स्पेक्ट्रम में होता है तथा इसके लाल बैंगनी रंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अन्य संक्रमण धातु आयनों के अवशोषण स्पेक्ट्रमों की तुलना में इस आयन का स्पेक्ट्रम बहुत ही सरल होता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की संभावना इसमें बहुत ही कम है, क्योंकि एक चौड़ा दुर्बल बैंड इसमें प्राप्त होता है 20,300 सेंटीमीटर -1 पर तथा एक शोल्डर प्राप्त होता है स्कंध, जिसे कहते हैं 17,400 सेंटीमीटर -1 पर प्राप्त होता है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है, देख सकते हैं हम। ये शोल्डर यहाँ पे दिखाया गया है 20,000 के आसपास, ये 17,400 के आसपास यहाँ पर। दो शिखरों के अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन का परिणाम है। ये जो 17,400 पर बैंड प्राप्त हो रहा है, ये दो शिखरों के अध्यारोपित होने का परिणाम होता है। अवशोषण बैंड दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। हेक्सा एक्वो टाइटेनियम 3 आयन के स्पेक्ट्रम की सरलता का कारण इसमें मात्र एक डी इलेक्ट्रॉन का होना है, जिससे अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण पूर्णतः क्या होता है? अनुपस्थित
होता है। इस अवशोषण बैंड की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो पोजीशन ऑफ बैंड, 3 कौन सी हैं? पोजीशन ऑफ बैंड, इंटेंसिटी ऑफ बैंड एंड इट्स ब्रेड्थ, यानी कि पोजीशन, इसकी तीव्रता और इसकी चौड़ाई। पहला हम लेते हैं बैंड की स्थिति या पोजीशन। डी कक्षकों के विभाजन के संबंध में अवशोषण बैंडों की स्थिति का जो विवेचन है अत्यधिक सुविधापूर्ण हो जाता है। यदि स्पेक्ट्रमों में आवृत्ति की इकाई और कक्षकों की ऊर्जा की इकाई दोनों समान हो, इसके लिए सामान्यतया काम में ली जाने वाली इकाई तरंग संख्या या सेंटीमीटर-1 है। चूंकि सेंटीमीटर-1 ऊर्जा की सही इकाई नहीं है, लेकिन 1 किलो जूल मोल -1 इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर-1 के बराबर होता है, तथा 1 किलो कैलोरीज पर मोल इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर-1 तरंग संख्या इकाई को ऊर्जा की परंपरागत इकाइयों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ये जो 20,300 सेंटीमीटर-1 की आवृत्ति है, ये किसके बराबर होती है? 243 किलो जूल मोल -1 या 58 किलो कैलोरीज पर मोल के इक्विवेलेंट होती है। टाइटेनियम हेक्साएक्वा 3+ जो है एक नियमित ज्यामिति का संकुल है। वास्तव में इसमें कुछ विकृति पाई जाती है। संभवतः इस संकुल की ज्यामिति में कुछ अनियमितता के परिणाम स्वरूप ही अवशोषण बैंड 2 शिखरों में पाए जाते हैं। इस विकृति के कारण T2G तथा EG कक्षकों का पुनः विभाजन द्वितीयक विभाजन हो जाता है, जिसके कारण अपेक्षित एक इलेक्ट्रॉन संक्रमण के स्थान पर 2 संक्रमण संभव हो पाते हैं, जिसकी आवृत्तियों में बहुत कम अंतर होता है। कक्षकों का द्वितीयक विभाजन तथा निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन के दृश्य क्षेत्र में 2 स्थानांतरण दृश्य हमें दिखाई पड़ सकते हैं। D1 विन्यास का ऊर्जा पद 2D है, जिसका विभाजन त्रिक संभ्रंश T2G कक्षकों के अनुरूप 2T2G पद तथा EG कक्षकों के अनुरूप 2EG पद में हो जाता है। अतः हेक्साएक्वा टाइटेनियम 3+ के अवशोषण बैंड की उत्पत्ति निम्न संक्रमण के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। T2G 2EG या 2T2G 2EG। अवशोषण बैंड की स्थिति से सीधे ही डेल्टा का प्रायोगिक मान प्राप्त होता है। इस प्रकार इस संकुल आयन के लिए डी कक्षकों की विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान कितना आ गया? 20,300 सेंटीमीटर-1। नाउ नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड। बैंड की तीव्रता। अन्य बहुत से तंत्रों में पाए जाने वाले अवशोषण बैंडों की तुलना में इस संकुल का अवशोषण बैंड काफी दुर्बल होता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि सभी डी कक्षकों की सममिति एक सी होती है, जिसे G द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण T2G1 2EG1 या 2T2G से 2EG में सममिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ऐसा संक्रमण फॉरबिडन या वर्जित है। इस प्रकार के संक्रमण का पाया जाना स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है वे परिशुद्ध डी कक्षक हैं ही नहीं, अन्यथा इस बैंड की तीव्रता शून्य होती। इससे परोक्ष रूप से यह मतलब निकलता है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की यह मूल कल्पना कि धातु आयन तथा लिगेंडों के मध्य पारस्परिक क्रिया पूर्णतः स्थिर विद्युत है, सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर संकुल में धातु तथा लिगेंडों के मध्य बंध पूर्णतः आयनिक होता, यानी धातु के डी कक्षकों का लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन नहीं होने के कारण संकुल में भी धातु आयन की भांति डी परमाणु कक्षक यथावत बने रहते।
अवशोषण बैंड की कम तीव्रता का होना इस ओर संकेत करता है कि धातु कक्षक तथा लिगैंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन अधिक नहीं है, क्योंकि आणविक कक्षकों में डी कक्षकों का योगदान जितना अधिक तथा लिगैंड कक्षकों का योगदान जितना कम होगा, अवशोषण बैंड उतना ही दुर्बल पाया जाएगा। यानी धातु इलेक्ट्रॉन पूर्णतः डी कक्षकों की सीमा में न रहकर लिगैंड कक्षकों की ओर कुछ सीमा तक स्थानीकृत या डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। इस प्रकार के वर्जित डी संक्रमणों के कारण उत्पन्न कम तीव्रता के बैंड प्रथम संक्रमण श्रृंखला के सभी धातु आयनों के विलीनों के लिए देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बैंड की चौड़ाई या ब्रेड्थ ऑफ बैंड। उपयुक्त बैंड में अवशोषित विकिरण की जो आवृत्ति है 20,300 सेंटीमीटर-1, लेकिन यह अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक पतली लाइन के रूप में देखने को नहीं मिलता। यह बैंड अपेक्षाकृत काफी चौड़ा है। इसका कारण यह है कि उत्तेजित तथा निम्नतम अवस्थाएं कुछ सीमा तक विलायक अणुओं से पारस्परिक क्रिया करती हैं। दूसरा कारण यह है कि निम्नतम अवस्था में साम्यबद्ध दूरी की तुलना में उत्तेजित अवस्था में यह बंध दूरी अधिक होती है, जिससे उत्तेजित अवस्था में अणु में कंपन मोड भी उत्तेजित हो जाते हैं, यानी वाइब्रेशनल मोड। ये कंपन मोड कई हजार तरंग संख्या के क्षेत्र में फैले होते हैं तथा इतने अधिक निकट होते हैं कि इन्हें पृथक पृथक बैंडों में विभेदित या रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए ये डी अवशोषण बैंड जो है सामान्य रूप से चौड़ा हो जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।